प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के प्रकरण श्रमिक बाजार विषय पर चर्चा करेंगे। तो श्रमिक बाजार कि जब हम बात करते हैं तो भारत के ग्रामीण और नगरीय समाजों में श्रमिकों के संबंध में श्रमिक बाजार से मेरा मतलब यहाँ श्रमिकों की मांग और पूर्ति से है की अवधारणा का और विकास का और उसका अध्ययन होना विशेष है। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि इन समाजों के आर्थिक विकास के लिए श्रम और श्रमिक बाजार का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। श्रमिकों की उत्पादन के क्षेत्र में मांग और पूर्ति से संबंधित पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अनेक ऐसे कारण रहे हैं जिनसे आज तक ये संभव नहीं हो पाया है। और श्रमिक बाजार से संबंधित पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, लेकिन उनके आधार पर भारत के ग्रामीण और नगरीय श्रमिकों का बाजार के संदर्भ में सही चित्रण कर पाना अभी संभव नहीं हुआ है। यहाँ पर नई नई सीमाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिक बाजार और उससे संबंधित अर्थशास्त्रियों के विचारों के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय समाज के संदर्भ में श्रमिक बाजार के जो विभिन्न पक्ष और उसके सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं और क्या है। तो श्रम बाजार से जुड़े हुए सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो पहला सिद्धांत हमारा आता है क्लासिकी सिद्धांत। क्लासिकी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिना स्फीति और संकुचन, ये अलग अलग प्रकार की जो इकोनॉमी की या अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है और ये लोग पूर्ण रोजगार को एक सामान्य स्थिति मानते हैं। इस सिद्धांत वेताओं की ये मान्यता है कि बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है, श्रम समरूप होता है, श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा और समानुपातिक संबंध होता है। इसका बाजार नियम रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत का आधार है। और दूसरा सिद्धांत जो वो हम कहते हैं से का नियम। से के नियम में ये मान्यता है कि पूर्ति, किसी भी चीज़ की जो पूर्ति है या आपूर्ति कह लीजिए, वो स्वयं अपनी मांग जनरेट करती है, मांग पैदा कर लेती है। और रोजगार से के नियम का और श्रम बाजार के प्रसंग में पिगो ने इसको सूत्रबद्ध किया है। और पिगो की ये मान्यता है कि स्वतंत्र श्रम बाजार में अपने आप पूर्ण रोजगार प्रदान करे और श्रमिक के ढांचे में कठोरता तथा स्वतंत्रता बाजार अर्थव्यवस्था के कार्यकाल में हस्तक्षेप से बेरोजगारी आती है। जब ट्रेड यूनियनों को मान्यता देकर के न्यूनतम मजदूरी नियम जैसी व्यवस्थाएं स्थापित कर राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तथा श्रम एकाधिकारात्मक रूप धारण कर लेता है, तो श्रमिक की मजदूरी जो बढ़ जाती है, मजदूरी की दर में जो वृद्धि होती है, परंतु बेरोजगारी आती है। पिगो के अनुसार अगर सरकार के हस्तक्षेप को हटा दिया जाए और प्रतियोगिता की शक्तियों को स्वतंत्रता से कार्य करने दिया जाए तो मजदूरी की दरों को बढ़ाने से श्रम बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी, यानी कि रोजगारों की संख्या में अभिवृद्धि होगी। और भारतीय रोजगार के संबंध में ये सिद्धांत असंगठित क्षेत्र में तो बिल्कुल ही लागू नहीं हो सकता। भारत में बेरोजगारी का प्रतिशत इतना अधिक है कि संगठित क्षेत्र में भी श्रमिक बाजार से संबंधित क्लासिकी सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत भी व्यवहारिक रूप से नहीं देखे जा सकते हैं। और श्रमिक बाजार से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का व्याख्यात्मक विवेचन एवं मूल्यांकन विकसित देशों के श्रमिक बाजार के संदर्भ में आलोचनात्मक विवेचन करना किस सीमा तक सार्थक है, लेकिन भारत में बेरोजगारी के अत्यधिक होने और इसमें निरंतर वृद्धि होते रहने की प्रवृत्ति के कारण इन सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करना अधिक उपयुक्त नहीं है।
और भारत के ग्रामीण और नगरीय समाजों के संदर्भ में श्रम बाजार की विवेचना निम्नलिखित रूप से करना संभव है। और श्रम और श्रमिक बाजार से जुड़े हुए अध्ययन की सीमाएं क्या है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि श्रमिक बाजार से या श्रमिक बाजार के अध्ययन से जुड़ी हुई सीमाएं भारत के ग्रामीण और नगरीय समाजों में जो श्रमिकों की मांग और पूर्ति का विभिन्न पक्षों का जो अनुमान लगाना है वो एक बहुत कठिन कार्य है। हम इसका एक निश्चित आइडिया नहीं लगा सकते हैं, निश्चित अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या है। भारत में ग्राम और नगर दोनों ही क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अनेक प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है। आज तक इन क्षेत्रों में विद्यमान बेरोजगारी की गणना नहीं की जा सकी है और नगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तो बेरोजगारी की गणना करना काफ़ी कठिन है। और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक बाजार से जुड़े नियमों और तथ्यों का मापन और उसका ज्ञान प्राप्त करना कई कारणों से असंभव है, जिन कारणों में मुख्य कारण है ग्रामीण समाजों में इस बात का अध्ययन करना कि कृषि के व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है, ज्ञात करना एक असंभव सा कार्य हो गया है। दूसरा, हम ये कहेंगे कि ग्रामीण समाज एक कृषि प्रधान है, जहाँ पर कृषि से संबंधित अनेक कार्य होते हैं और खेती करने के जो तौर तरीके हैं, विधि तकनीकी जो भी है वो परंपरागत है अथवा आधुनिक उपकरणों से की जा रही है। तो भी जिस विधि से खेती की जाती है उसकी विधियों में काफ़ी विविधताएं या अंतर हमें देखने को मिलता है और इस कारण से यह ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि कृषि क्षेत्र में वास्तविक कितने श्रमिकों की ज़रूरत है और किस श्रेणी के श्रमिकों की। उसके बाद जो तीसरा कारण है वो हमारा ये आता है कि भारतीय गांवों में जो कृषि के जो काम करने का जो एक श्रमिक वर्ग है वो अधिकतर क्या एक परिवार के ही लोग हैं। परिवार में विभिन्न आयु वर्ग के लोग, बच्चे, युवा, वृद्ध, प्रौढ़ आदि जो भी हैं सब मिलकर के काम करते हैं। परंतु जो श्रमिकों की एक मान्यता प्राप्त जो परिभाषा है उसमें 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग शामिल होते हैं। तो इस परिवार के सदस्यों पर यह परिभाषा पूर्णतः लागू नहीं हो पाती है और इस कारण से भी श्रमिक बाजार का अध्ययन करना जो है वो काफ़ी कठिन कार्य है। और चौथा कारण जो हमारा ये है मित्रों कि भारतीय कृषि जो है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित है और वर्षा यदि समय रहते आ जाए तो उत्पादन अच्छे होते हैं और समय चूक जाने पर बरसात आती है तो फसलों में कोई जान नहीं रहती है, उत्पादन बिल्कुल कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यदि बरसात की दशाएं अच्छी हैं, फसलों की दशाएं अच्छी हैं तो श्रमिक कितनी मात्रा में चाहिए और फसल यदि ख़राब हो गई है, बरसात समय पे नहीं आई है या मानसून की देरी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं तो उस समय श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार में कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राकृतिक कारणों पर आधारित है। विद्यार्थियों, पांचवां कारण के रूप में यदि हम इसको देखें तो ये है कि कृषि कार्य जो है वो मौसम के अनुसार और वर्ष के कुछ भागों में चलता है और कुछ भागों में शुष्क रहता है, ठंडा रहता है। और जिस समय कृषि का सीजन चल रहा होता है, जिस काम का जो एक उपयुक्त सेशन जिसको हम कहते हैं वो चल रहा होता है तो उस समय श्रमिकों की मांग बहुत अधिक होती है, श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। परंतु जब कृषि का मौका या जब फसल काटने और निकालने का, खलिहान निकलने का जब सीज़न निकल जाता है तब श्रमिकों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण समाज के श्रमिक बाजार की जो परिभाषा है, जो नियम है, वो हम पूर्णतः लागू नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी दशाएं, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो एक ठीक ठाक और निश्चित अंदाज़ा हमें नहीं होने देती। और नगरीय श्रमिक बाजार की सीमाओं के बारे में यदि हम बात करें तो ये है कि श्रमिकों के बेरोजगार और रोजगार से संबंधित जो समस्त आंकड़े और तथ्य जो हैं वो रोजगार कार्यालयों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं
और सामान्यतः रोजगार कार्यालयों में अधिकतर नगरों के शिक्षित लोग ही अपना नाम दर्ज करवा पाते हैं। और कुछ ऐसे भी कारण हैं कि सभी बेरोजगार लोग जो हैं रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते। सभी बेरोजगारों के लिए भी ये संभव नहीं है कि वो रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवा दें। एक तो ये कि देश में जो रोजगार कार्यालय हैं उनकी संख्या अपर्याप्त है। जनसंख्या के अनुपात में जो रोजगार कार्यालय होने चाहिए वो यहाँ नहीं है, और हैं भी तो होने के बावजूद भी कुछ युवा बेरोजगार जो है वो अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाते हैं। और इस विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण यह भी है कि अनेक लोग अच्छे रोजगार पाने के उद्देश्य से रोजगार में लगे होने पर भी रोजगार कार्यालयों में अपना नाम लिखवा देते हैं। तो दोनों ही प्रकार की जो परिस्थितियां हैं या दोनों ही प्रकार की जो दशाएं हैं वो अच्छी नहीं कही जा सकती, और नगरीय श्रमिक बाजारों की ये सीमाएं हैं। और श्रमिक बाजार के अध्ययन की सीमाओं की यदि हम बात करें तो जो जितने भी कारण हमने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी कारणों की हमने व्याख्या की, श्रमिक बाजार की अवधारणा का व्यवहारिक उपयोग जो हो भारत में संभव नहीं हुआ है। चाहे वो आंकड़ों की उपलब्धि, अनुपलब्धि, या ये आंकड़े तुलनात्मक अध्ययन के लिए पर्याप्त हैं। श्रमिक बाजार के अध्ययन और उनके आंकड़ों का क्रमबद्ध और कालक्रमिक रूप में जो उपलब्धता है वो नहीं है। और कई ऐसे कारण हैं कि जिस कारण से इसका तुलनात्मक अध्ययन जो वो नहीं हो पा रहा है। दांतवाला एक समिति या कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन एनएट डेवलपमेंट ने 1970 में अपना निष्कर्ष देते हुए कहा था कि देश में बेरोजगारी के संबंध में लगाए गए पिछले अनुमान काफ़ी अविश्वसनीय रहे हैं, और इन अनुमानों की अविश्वसनीयता का कारण उपयुक्त विधियों और अवधारणाओं का अभाव था। और दांतवाला की इस मत के आधार पर यह कह सकते हैं कि भारत में श्रमिक बाजार के संबंध में सुनिश्चित रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उपलब्ध बेरोजगारी और बेरोजगार या रोजगार के आंकड़ों के आधार पर श्रमिक बाजार के संबंध में आत्म संतोष के लिए मोटा अनुमान ही लगाया जा सकता है, और नीति निर्धारण में काम चलाऊ सहायता लेना कुछ सीमा तक पॉसिबल है, संभव है। और निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि श्रमिक बाजार से संबंधित जो हमने आज तक का जो अभी तक का जो विवेचन पढ़ा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि श्रमिक बाजार में रोजगार की मात्रा में वृद्धि हुई। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये वृद्धि जो है वो श्रमिक बाजार में उस गति से नहीं हो पाई है जिस गति में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। मान लिया कि रोजगार तो बढ़े हैं, लेकिन रोजगारों का बढ़ने का जो अनुपात है वो नहीं है जिस संख्या में बेरोजगारों की वृद्धि हुई। और तीसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि आज एक बड़ी संख्या में लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, और ये मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और भारतवर्ष में श्रमिक बाजार के संदर्भ में बेरोजगारी की गंभीर समस्या होने के कारण श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में अपने श्रम का तोल मोल भाव करने में सर्वदा असफल रहा है, और ग्रामीण बाजारों में तो श्रमिकों द्वारा अपने श्रम के तोल मोल का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो धन्यवाद।